कभी एक जगह से टिक के चुनाव नहीं लड़ते वो। 2 चुनाव एक जगह से लड़े, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से 1-2 चुनाव लड़े, फिर तीसरी जगह चले गए। इस बार परिस्थिति ये बन गई, जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा हुआ। 16 साल छोटे हैं, छोटे भाई के नाते उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आप रिलैक्स करें। बहुत धन दौलत है, उसके मज़े लें और चिंतन करें, मंथन करें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने जो खोया है 4.5 साल में। क्या आप दुष्यंत चौटाला को वापस सिरसा भेजना चाह रहे हैं? अब वही वाली बात यार, राज नहीं, दुष्यंत के तो घर पता नहीं कहाँ हैं, वो तो इंटरनेशनल हैं, कहीं भी जा सकते हैं सिरसा के। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। फिलहाल तो वही वाली बात है कि वो अपना देखें कि कैसे आगे अपने करियर को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। नायब सैनी जी को वो कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया गया है। 9.5 साल राज तो किसी और से कराया। आपने अगर ध्यान दिया हो, उसमें मोदी जी के भाषण में ऐसा प्रतीत होता था कि हरियाणा में 9.5 साल तक भी नायब सैनी ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वो 9.5 साल जिसने राज किया उसका जिक्र तक नहीं किया। तो अभी तक आपने लोकसभा में जो देखा था, वो उसको आप ट्रेलर कह लीजिए या एक झांकी कह लीजिए, असली पिक्चर तो आप अब देखोगे 5 अक्टूबर को। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस इलाके में, यहाँ कोई विदेश में जाने का कभी ज़्यादा लंबा चौड़ा चलन नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ से पलायन हो रहा है। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, तो वो उस तरह की बात है कि आप दे तो मतलब लाभार्थी हो जाते हैं, कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं, विपक्ष उसकी बात कर दे तो रेवड़ी हो जाती है। बीजेपी तो अब क्या है, बीजेपी ने 12 साल तक इस देश का नैरेटिव साधा। आपके जो साथी बंधु हैं उनके माध्यम से पूरे देश का नैरेटिव साधा उन्होंने। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उचाना विधानसभा सीट सुपर हॉट सीट है ये, और इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। 2 फैमिलीज़ के बीच में फ़ाइट रहती है, एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह और एक तरफ चौटाला परिवार, और एक बार फिर से पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र हो रही है। और बृजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं इस बार इस सीट पर। वैसे तो आप हिसार से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उचाना विधानसभा के लिए आप फ़ाइट दे रहे हैं या फाइट मिल रही है आपको। कितना इस बार का इलेक्शन अलग लग रहा है? इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, मेरे ख्याल से वो पिछले सभी विधानसभा चुनावों से भिन्न है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो उचाना क्या है, यहाँ पे मेरे पिताजी की बहुत लंबी राजनीति रही। 52 साल वो यहीं से उन्होंने अपना सारा सार्वजनिक जीवन की शुरुआत और उतार चढ़ाव सारे यहीं से हुए। और उस नाते मैंने आज अपने मंच से भी कहा था, जब मैं भाषण दे रहा था, दीपेंद्र हुड्डा जी जब आए थे, कि यहाँ पे लकीरें बहुत गहरी खिंच गई थी और वोट का ये हिसाब था कि आप गिन सकते थे कि आपको कितनी वोट कहाँ किस मात्रा में मिलेंगी। इस प्रकार का एक वोटों का बंटवारा सा हो गया था यहाँ पे। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ कांग्रेस के पक्ष में ये सारी लकीरें काफ़ी हद तक मिटती नज़र आ रही हैं, और इसीलिए कांग्रेस यहाँ पहली बार बहुत भारी बहुमत से जीतने की ओर अग्रसर है विधानसभा चुनाव में। मेरे पिताजी जीते बहुत बार हैं, लेकिन बड़ी जीत कभी नहीं हुई। जीते तो 5 बार हैं, एक बार मेरी माँ जीती, 6 बार जीते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ था जब 50% से ज़्यादा मत आए थे। अन्यथा हमेशा बड़ा टाइट मुकाबला होता है। लेकिन इस बार पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक अलग तरह की बयार है और बहुत सुखद नतीजे उसके आएंगे। ये एक अच्छा गिफ्ट आप दे सकते हैं बीरेंद्र जी को बड़ी जीत के तौर पर। लेकिन क्या ये टफ भी नहीं है? जब लेगेसी आपको हैंडओवर होती है तो वो चैलेंजेस लाती है? नहीं, बिल्कुल आती है जी। किसी भी पारिवारिक विरासत कह लीजिए या राजनीतिक विरासत कह लीजिए, उसका बोझ बहुत होता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा होती हैं, और जो पिछला 5-6 दशक का जो सारा लेखा जोखा होता है वो भी आपके कंधे पे आता है। तो उस नाते हर तरह का चैलेंज है उसमें। बहुत सी सुविधा भी आपको मिलती है क्योंकि आपको हेड स्टार्ट मिलता है, लेकिन बहुत सी चुनौतियां भी रहती हैं। बिल्कुल। जब हम ग्राउंड पे घूम रहे थे तो हमने चाहे आप मेवात चले जाए, दक्षिण हरियाणा ओवरऑल, या फिर आप सोनीपत रोहतक की तरफ, जब हम इस तरफ आए करनाल कुरुक्षेत्र क्रॉस करते हुए, कल जुलाना में थे हम,
एक चीज़ नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल इलेक्शन है, क्योंकि इश्यूज़ जो हैं वो बड़े इश्यूज़ टच हो रहे हैं, चाहे विमेन का हो या फिर महिला। आपने देखा विनेश फोगाट वाला जो पूरा एक कंट्रोवर्सी रही, या फिर अग्निवीर की मैं बात करूं, या किसानों की बात करूं, ये इश्यूज़ घूम रहे हैं। तो उचाना में भी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हरियाणा की पहचान किन 3 चीज़ों से है। मैं 3 चीज़ों से पहचान मानता हूँ हरियाणा की: खेती, दूसरी फौज, और तीसरा खेलकूद। और कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि केंद्र सरकार के जो फैसले थे, उन तीनों का कुठाराघात उनका कुठाराघात इन तीनों चीज़ों पे हुआ। तो उस नाते आप कह सकते हैं एक राष्ट्रीय स्तर के जो पॉलिसीज़ थे, उनका सीधा सीधा असर सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश में हुआ नकारात्मक तौर पे, तो वो इस प्रदेश में हुआ। पंजाब में भी हुआ, उत्तरी राजस्थान में भी हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन हरियाणा उसकी बिल्कुल धुरी है। जो आपके 3 कृषि कानून थे, उनका सीधा सीधा असर यहाँ सब पे था। फिर आपने जो अग्निपथ स्कीम से फ़ौज का भर्ती का पूरा निज़ाम बदला, और मैं तो उसको कहता हूँ कि फ़ौज को कच्चे की नौकरी बना दिया। स्थिति ये आएगी कि आपकी 5 साल में 3/4 फ़ौज जो है वो कच्चे की हो जाएगी। मतलब आपका जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसको आप पक्की नौकरी तक नहीं दे रहे हैं, आप उसको 4 साल का एक फिक्स्ड, मैं उसको सैलरी नहीं कहूँगा, स्टाइपेंड टाइप उसको दे के कह रहे हैं कि अब तू देश के लिए लड़ जा, मर जा। तो ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ नागवारा है, किसी को पसंद नहीं है। और हमारे इलाके में तो हरियाणा में तो बहुत भारी रिप्रेजेंटेशन था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, तो उस पर बड़ा भारी डेंट हुआ है सीधा एकदम से। क्योंकि बच्चे जो 2-2 साल तैयारी करते हैं, वो 4 साल की नौकरी के लिए तो करते नहीं, वो एक करियर देखते हैं जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, और वो करियर 4 साल का तो हो नहीं सकता। तो वो है। और तीसरा, जिस प्रकार से हमारी फीमेल रेसलर्स के साथ जो व्यवहार हुआ, आपकी ओलंपियंस, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं जो सड़कों पे हैं, और आप इतना लिहाज नहीं कर रहे कि उनकी अगर शिकायत है तो उस पर कम से कम FIR लॉन्च हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आपका एक सांसद है जिसके ऊपर वो आरोप लग रहे हैं। और अंत में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुकदमा दर्ज हुआ। तो जहाँ इतनी सरकार इतनी मतलब संवेदनशीलता बिल्कुल खो दे, और वो भी महिला खिलाड़ियों के प्रति, तो ये सारी चीज़ें जो आपने कहा नेशनल डिसीजंस थे, जिनका असर प्रदेश पे है। लेकिन जो प्रदेश की 10 साल की सरकार रही है, उसकी एक अपनी दूसरी कहानी है। तो अभी तक आपने लोकसभा में जो देखा था, वो उसको आप ट्रेलर कह लीजिए या एक झांकी कह लीजिए, असली पिक्चर तो आप अब देखोगे 5 अक्टूबर को। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं पूछ लेती हूँ, कहा जाता है कि हरियाणा के जो लोग थे वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गए, पोर्टल तक सीमित रह गए। ऑलरेडी हम जानते हैं इंटरनेट की स्पीड कहाँ कहाँ पे कितनी है, और लिटरेसी रेट बोले हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी, तो लोग जो हैं वो अपने फैमिली आईडी और इन सब में बहुत ज़्यादा फंसे रह गए। स्टेट में भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। आपको लगता है ये भी काम कर रहा है? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं कहूँगा आज के दिन मैं 2 चीज़ों को सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ हमारे प्रदेश में। एक तो बेरोज़गारी, जो भारत की सरकार ने खुद माना है कि जो बेरोज़गारी दर हरियाणा की है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। पार्लियामेंट में ये डेटा जो है भारत सरकार द्वारा रखा गया था। और उस बेरोज़गारी का आलम यह है कि इस इलाके में, यहाँ कोई विदेश में जाने का कभी ज़्यादा लंबा चौड़ा चलन नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ से पलायन हो रहा है। आपको कई गांव तो ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से 150-200 बच्चे जा चुके हैं विदेश, और वो जैसे जाते हैं वो आपको भी पता है, ख़तरनाक रास्तों से जाते हैं, वो डंकी बोलते हैं उसके माध्यम से जाते हैं, ज़मीनें बेच के जाते हैं, या घर के और साधन संसाधन जो होते हैं उनको बेच के जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने वहाँ जा रहे हैं, सिर्फ ये है कि चलिए कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, क्योंकि कृषि में भी उनके लिए अब कुछ बचा नहीं, लैंड होल्डिंग बहुत छोटी हो गई है। तो सरकारी नौकरी की छोड़िए, आप NCR, मतलब दिल्ली को आप चारों तरफ से 3 तरफ से घेरे हुए हैं, 1/3 प्रदेश आपका NCR में कवर है, और उसके बावजूद बेरोज़गारी की दर देश में सबसे ज़्यादा होना, मतलब सरकार की जो नीति है और नीयत है उसको दर्शाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी जो है वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को और सारे हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको वो जानबूझ के
योजनाबद्ध तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि वो जो उन्होंने अपना एक काडर तैयार किया हुआ है उससे सारे के सारे सिस्टम को वो कैप्चर कर सकें। अल्टीमेट ये है जिसमें सबसे बड़ी जो मैं कहूँ कि इसको जो एक अति तक वो ले गए हैं वो है फ़ौज का कच्चा करना। तो ये सारे मुद्दे हमसे रिलेटेड हैं, तो देखते हैं। आपने जिक्र किया बाहर जाने का। आज ही हमें एक फैमिली मिली थी जिनके 2 बच्चे वो बाहर भेजने वाले और 20-20 लाख रुपए खर्चा आएगा, 12th के बाद ही भेजना चाहते हैं और वो निराश ही थे इस बात को लेकर। अब मैं आपके मैनिफेस्टो पे आ जाती हूँ सर। बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग कह रहे थे बहुत ग्लैमराइज किया हुआ है उसको, बहुत आकर्षक मैनिफेस्टो है और 7 बड़े वादे हैं। मैं एक पहले से शुरू करती हूँ। विमेन 2000 रुपये का जिक्र होता है और ये भी कि पेंशन जो है वो 6000 रुपये दी जाएगी, विकलांग पेंशन भी 6000 रुपये है, विधवा पेंशन का भी जिक्र। एक डाटा जिस पर डिबेट हुई थी असेंबली में, हरियाणा असेंबली में, कि हरियाणा पे ऑलरेडी 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। सो ये पॉसिबल है इतना बड़ा फंड एडजस्ट करना, या कोई रोड मैप भी है? मैं ये रियलिटी में जानना चाहती हूँ बिकॉज लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं सर। देखिए, कर्जा होना या ना होना कोई इस बात का संकेत नहीं है कि पैसा खर्च कहाँ पे किया जा रहा है। अगर ये 10 लाख का कितना 4 लाख करोड़ का बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें ज़्यादा नहीं तो आधे से ज़्यादा कर्जा पिछले 10 साल में लिया गया होगा। ठीक है, और बीजेपी तो रेवड़ियाँ बांटती नहीं। ठीक है, तो उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ होती हैं, जन कल्याणकारी हो जाती हैं, और वो जिनको रेवड़ियाँ बंटती हैं उनको वो लाभार्थी की संख्या दे देते हैं। वो बहुत मैं हल्की बात करूँगा क्योंकि व्हाट्सएप आजकल लोग बहुत देखते हैं, कहते हैं ना तुम्हारा कुत्ता टॉमी मेरा कुत्ता कुत्ता, तो वो उस तरह की बात है कि आप दे तो मतलब लाभार्थी हो जाते हैं, कल्याणकारी योजनाएं हो जाती हैं, विपक्ष उसकी बात कर दे तो वो रेवड़ी हो जाती। खैर, आपने ब्याज कर्जे का जिक्र किया। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और अमेरिका का जो कर्ज है उनकी सरकार का, वो भी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो मैं उस कर्ज वाली बात में तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कर्ज अगर ये कहना चाह रहे हैं कि लाभार्थी योजनाओं की वजह से हुआ है, वो नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रदेश में कह लीजिए या देश में कह लीजिए, सबसे ज़्यादा रियायतें जो दी गई हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर को दी गई। कई लाख करोड़ के उनके जो लोन्स हैं वो राइट ऑफ हुए हैं या इंटरेस्ट राइट ऑफ हुआ है। और किसान के लिए यदि बात हो जाए कर्जा माफ़ करने के, तो हाय तौबा मचा देते हैं सारे अर्थशास्त्री की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि उसको वो कॉरपोरेट्स को जो माफ़ी दी जाती है उसका एक अंश होता है, अंश। लेकिन एक क्योंकि पूरा का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में है, तो वो उस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्कीम्स हैं, देखिए अल्टीमेटली आपके पास जो पैसा है वो उस दिन की जो सरकार है उसको प्राथमिकता निर्धारित करनी है कि वो किस चीज़ पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। अब कईयों की प्राथमिकता है कि अडानी अंबानी की झोली में सब कुछ डाल दिया जाए या बैंक्स की झोली में डाल दिया जाए। मैं डीमोनेटाइजेशन को उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। डीमोनेटाइजेशन सारा का सारा यह था कि बैंक्स में सारा पैसा दोबारा आ जाए और बैंक्स के माध्यम से वो सारा पैसा कॉरपोरेट को चला जाए। सीधा डीमोनेटाइजेशन, अगर एक लाइन में सुनना चाहें तो ये डीमोनेटाइजेशन थी। अगर आपकी प्राथमिकता है शिक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च करने की, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करने की, जो गरीब और दलित वर्ग है उसके ऊपर पैसा खर्च करने की, जो आपके पिछड़े वर्ग हैं उनको सहूलियत देने की। अब ये देखिए, पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से एक स्कीम है। पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना होता था, अब ये 2 में है, ग्रामीण और रूरल में तो पैसा आ रहा है। पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पैसा ही नहीं आ रहा, बंद कर दिया, क्योंकि वो उनकी प्राथमिकता पे नहीं है, सिर्फ राग अलापने के लिए हैं। लेकिन जब सही मायने में फ़ायदा करने की बात आती है तो हाथ खींच देते हैं, राजनीति से ज़्यादा उसका कोई प्रयोग नहीं करते। इस मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो 7 वायदे किए गए हैं उनमें एक ये बहुत बड़ा है कि 100 गज़ के प्लॉट जो पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी जब दिए गए थे, वो दोबारा से शुरू की जाएगी स्कीम, और 3.5 लाख की हाउसिंग यूनिट 2 कमरों की, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप 7 वायदों की बात कर रहे हैं,
तो सारे वर्ग उसमें कवर होते हैं। उसमें 500 रुपये का सिलेंडर भी है, बहुत सारे विमेंस में देख रही हूँ, तो इस बारे में बड़ी उम्मीद से बातें हो रही हैं ग्राउंड पर। तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस भूल जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में सेम 500 रुपये मेंशन किया है। नहीं, बीजेपी तो अब क्या है, बीजेपी ने 12 साल तक इस देश का नैरेटिव साधा, आपके जो साथी बंधु हैं उनके माध्यम से पूरे देश का नैरेटिव साधा उन्होंने। लेकिन पिछले 8-9 महीने से उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी आगे आगे चलते हैं और बीजेपी पीछे पीछे आ रही है। तो उनका अगर आप मैनिफेस्टो देखें जो उन्होंने एक दिन बाद निकाला कांग्रेस के, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद फटाफट उसमें जो उनको मोटी मोटी 4-5 चीज़ें लगी, उन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया और फिर वो 20 या 22 गारंटीज़ की संख्या है, 20 गारंटीज़ की संख्या दे दी। तो ये तो बड़ी सुखद बात है कि बीजेपी अब जो है फाइनली कांग्रेस का जो नैरेटिव है, कांग्रेस जो नैरेटिव बांध रही है, उसके पीछे पीछे अब जा रहे हैं। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक इन देयर वर्ड्स कि गुजरात में सीएम चेंज हुआ, आपने देखा उत्तराखंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एंड दे डिड सेम इन हरियाणा ऑल्सो। तो आपको लगता है कि ये वर्क करेगा कि मनोहर लाल को दिल्ली ले गए और सैनी साहब को यहाँ पे छोड़ा अभी? मैं किसी और प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हरियाणा बड़े दूसरी तरह का स्टेट है। यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। नायब सिंह सैनी जी मेरे तो दोस्त हैं, मेरे साथ तो वो हम दोनों सांसद थे इकट्ठे। नायब सैनी जी को वो कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया गया है। 9.5 साल राज तो किसी और से कराया, और अब आखिरी के 5 महीने में, और वो 5 महीने क्या हैं, 13 मार्च को नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 15 मार्च को मतलब 1.5 दिन के बाद पार्लियामेंट का चुनाव घोषित हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। 4 जून तक तो वो चला, उसके 1.5-2 महीने के बाद ये असेंबली का चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो नायब सैनी जी तो बस कुछ घोषणाएं करते रह गए, और वो घोषणाएं भी क्या हैं उनकी कि 9.5 साल की जो स्कीम्स हैं उनको रोल बैक कैसे करें। आपको उदाहरण देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी प्रोग्राम था कुरुक्षेत्र में। वो रैली कैसी थी वो आपको भी पता है, बहुत गजब की थी। मोदी जी की शायद पहली बार ऐसी रैली थी जहाँ पे लोग नहीं थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, उसमें मोदी जी के भाषण में ऐसा प्रतीत होता था कि हरियाणा में 9.5 साल तक भी नायब सैनी ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वो 9.5 साल जिसने राज किया उसका जिक्र तक नहीं किया। पीछे जो वो क्या बोलते हैं, कटआउट जो लगा होता है मेन स्टेज पे, उस पर तस्वीर तक नहीं लगी हुई थी। वो हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं कि नायब सैनी जी तो 2014 से मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे कसीदे पढ़े कि पता नहीं इन 2-3 महीनों में उन्होंने क्या क्या कर दिया। तो ये आपको दर्शाता है कि कांग्रेस ने जो एक हरियाणा में जिस तरह से मुहिम चलाई है और जिस प्रकार की स्थिति अब बन गई है, बीजेपी के पास उसको काटने के लिए कोई जवाब नहीं है। और इकलौता कमज़ोर सा जवाब जो वो ढूंढ रहे हैं, वो जाति के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास। आपने जाति का जिक्र किया, तो ये भी एक मुद्दा है, जाट नॉन जाट और 36 बिरादरी। लेकिन इसको मैं एम्प्लॉयमेंट से जोड़ देती हूँ। एंड दे यूज्ड टू से कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा में 36 बिरादरी को नौकरी मिली है। दोनों का जवाब मैं चाहूँगी। 2 लाख पोस्ट हरियाणा सरकार में वेकेंट पड़ी हैं, और HKRN के माध्यम से करीब 1.25 से 1.5 लाख कच्चे की नौकरियां दी गई हैं। तो जिस पार्टी की सोच ये हो कि पक्की नौकरियों को तो आप एडवर्टाइज ही ना करो, उनको तो आप भरो ही ना, और कच्चे पे आप सरकार प्रशासन और शासन चलाते रहो, तो उनको ये सब कहने का हक नहीं है। खर्ची पर्ची, अरे नौकरी दो ना, खर्ची पर्ची तो बाद की बात है, रोज़गार कहाँ है। तो वो और ये लफाजेबाजी जो है ना, ये चल चुकी, ये 2 बार चला चुके हैं। यही शब्दावली 2019 में थी, 75 पार था, यही खर्ची पर्ची, और कुछ नहीं होता था। हमारी जितनी भी वो जनसभाएं होती थी वहाँ यही राग अलापा जाता था। 2024 में भी वही राग चल रहा है। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, अब बीजेपी के लिए कोई स्थान मेरे ख्याल से प्रदेश में बचा नहीं। अब मैं उचाना पे आ जाती हूँ, थोड़ा सा समय और लूँगी मैं आपका। उचाना में आपके सामने दुष्यंत चौटाला हैं, जेजेपी, और आप काउंट नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि कुछ जो मुद्दे हैं उचाना के, जैसे हम यहाँ पर पीछे गए थे, अभी हमें पता चला कि लोगों ने बताया कि कुछ खाली पड़ी हैं टंकियों में पानी नहीं है, मवेशियों के जो तालाब होते, छोटे छोटे जोहड़ जो हमने सुने लोगों की ज़बान से, उसमें गंदा पानी है, बीमारियाँ होती हैं, जो लोकल इश्यूज़ हैं। तो स्थानीय विधायक ने काम नहीं किए।
नहीं, स्थानीय विधायक नहीं थे वो, 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री थे सरकार में। वो कोई साधारण विधायक नहीं थे। 47,000 वोटों से जिता के भेजे थे यहाँ से। और असल में उनका क्या है, उनकी सामंती मानसिकता है। और उनकी प्रदेश में बड़ी मजबूत पार्टी होती थी पिछले 50 साल से, लोकदल के नाम से या इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से, या फिर उसका जो सबसे आखिरी संस्करण था वो जेजेपी के नाम से था। तो उनको ये गलत फहमी थी कि वी कैन टेक पीपल फॉर ग्रांटेड फॉर ऑल टाइम्स। तो और इसीलिए वो हल्के बदलते थे। कभी एक जगह से टिक के चुनाव नहीं लड़ते वो। 2 चुनाव एक जगह से लड़े, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ से 1-2 चुनाव लड़े, फिर तीसरी जगह चले गए। इस बार परिस्थिति ये बन गई, जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा हुआ। और ये तो आप उनका विषय उठा रहे हैं, अदरवाइज मैंने तो उनके बारे में यहाँ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग ही बात नहीं करते। लोग कहते हैं जी उसकी तो छोड़ो, आगे की बात करते हैं। तो वो तो कॉन्टेस्ट में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जमानत जब्त होगी तो मुझे लगा सीरियसली ऐसा पॉसिबल है? जमानत जब्त है 1/6 वोट पे। अगर यहाँ 1,60,000 वोट डलेंगी तो 1/6 कितनी बनी दिनेश जी? 36 नहीं, 16, 1,60,000 16 हैं, 27,000 के आस। ये तो बहुत ज़्यादा, 27,000 के तो नेड़े नेड़े भी नहीं फटकने। वो हज़ारों की सिंगल डिजिट में रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हज़ारों की सिंगल डिजिट में रहेंगे वो। जमानत तो बहुत दूर है। अच्छा, कोई सजेशन आप उन्हें देना चाहेंगे एज अ यंग पॉलिटिशियन? और उनके पास भी एक लेगेसी है, आपके पास भी एक लेगेसी है, एक काइंड हार्टेड होकर। हाँ बिल्कुल, काइंड हार्टेड होकर। मेरे से उम्र में भी वो 16 साल छोटे हैं। छोटे भाई के नाते उन्हें सलाह दूंगा कि थोड़ा आप रिलैक्स करें। बहुत धन दौलत है, उसके मज़े लें और चिंतन करें, मंथन करें कि चौधरी देवीलाल की विरासत को उन्होंने जो खोया है 4.5 साल में, बजाय दूसरों को कोसने के और ये कहने की कि बीजेपी और कांग्रेस ने ये कर दिया, अपने अंदर झांक के देखें कि एक पार्टी जो 50-55 साल पुरानी थी, उसको आपने हरियाणा की राजनीति पे हाशिए से भी नीचे धकेल दिया। तो उसका कारण वो खुद हैं और कोई नहीं। आपको लेके एक चीज़ पब्लिक सेंटिमेंट हो सकते हैं, वो कहे जा रहे थे कि आपको कैबिनेट में भी इमेजिन कर रहे हैं लोग अभी से ही। उस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्या, अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा ये, कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, सो बृजेंद्र जी इज़ इन कैबिनेट। हरियाणा की कांग्रेस में सरकार बनने में तो कोई अगर है नहीं। ठीक है, वो तो औपचारिकता बची हुई है। वोट डल जाएंगी, 5 को 8 को नतीजा आ जाएगा, 9-10 तारीख को सरकार बन जाएगी। बाकी ये है कि उचाना विधानसभा जो है ना, इसका वज़न बहुत है राजनीतिक तौर पे। तो जिस हल्के का वज़न होता है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के लोगों को उम्मीद तो होती है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, आप ऑफिसर हैं तो एक बैकग्राउंड भी और उस हिसाब से भी। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देती हूँ, कहीं कांग्रेस पार्टी सर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं, सेम मध्य प्रदेश की तरह? बिकॉज इन फाइटिंग भी एक ऐसा इशू है जो कांग्रेस के पीछे रहता है। कांग्रेस की इन फाइटिंग जिसे आप कहते हैं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सत्ता की पार्टी रही है। चाहे हरियाणा हो या देश हो, तो कांग्रेस में बहुत ऐसे नेता हैं जो सालों साल, दशकों तक एमएलए मंत्री रह चुके हैं। उनके अपने सहयोगी साथी हैं, उनका पार्टी में एक वजूद है। और जो मैंने महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, वो लागू होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब चुनाव चलता है तो सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। अभी लोकसभा से पहले भी यही राग था कि कांग्रेस तो टूटी हुई है, कांग्रेस तो बिखरी हुई है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चुनाव आए तो सारे इकट्ठे थे और बहुत बढ़िया नतीजा आया। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक लाइन में बस और पूछ लेती हूँ, क्या आप दुष्यंत चौटाला को वापस सिरसा भेजना चाह रहे हैं? अब वही वाली बात यार, नहीं, वो दुष्यंत के तो घर पता नहीं कहाँ हैं। वो तो इंटरनेशनल हैं, कहीं भी जा सकते हैं सिरसा के। तो देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। फ़िलहाल तो वही वाली बात है कि वो अपना देखें कि कैसे आगे अपने करियर को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। उचाना के लिए रोड मैप आपके पास क्या है? रोड मैप मेरा उचाना के लिए, उचाना में किस प्रकार से रोज़गार का सृजन हो सके। और वो सिर्फ उचाना की बात नहीं है, इस पूरे इलाके में हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो किसी प्रकार का इंडस्ट्री का ना होना है।
क्योंकि खेती जो है वो खेती अपने चरम पे पहुंच चुकी है। खेती से अब यहाँ के लोग ज़्यादा कुछ निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि लैंड होल्डिंग ही नहीं बची। तो क्या तो धोगे और क्या निचोड़ोगे वाली स्थिति आ चुकी है। इसीलिए बच्चे जो हैं ये या तो सरकारी नौकरी का रास्ता करते हैं या कोई और रोज़गार की तरफ देखते हैं, और हमारे इलाके में इंडस्ट्री नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता की यदि कोई बात करे तो यहाँ पे आप उचाना कह लीजिए या पूरा जींद का इलाका कह लीजिए, यहाँ एक अच्छा इंडस्ट्रियल हब क्रिएट होना चाहिए। कोई इस प्रदेश की बड़ी सड़क नहीं है जो जींद को छू के ना जाती हो, जो कि किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने में शायद सबसे बड़ी भूमिका होती है उस बात की, कनेक्टिविटी की। तो मेरा प्रयास सबसे ज़्यादा तो उसकी ओर रहेगा। शुभकामनाएं हमारे एक बार फिर से। ये हमारे साथ थे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो कि उचाना से मैदान में हैं और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। इंतजार ही करना होगा कुछ भी कहने से पहले, और उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।